जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा. Life is Janva, even then Gamandava. Life is full of greed. No, life is I don't know, man. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या समझोगे रमेश बाबू? One small blob of red sindoor, red powder. red chili powder. What do you know, Ramesh Babu? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. ये जो डायलॉग है ये दीपिका ने ही तो बोला है, लेकिन आपने देखा कि दीपिका खुद इस डायलॉग को, अपने ही डायलॉग को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाई. क्यों नहीं कर पाई ये समझना ज़रूरी है. क्या दूसरों के साथ भी ऐसा होता है? जी हाँ, कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं एंड यू एंड अप मेकिंग रियली वियर्ड सेंटेंस. बहुत ही फनी सा सेंटेंस बनकर सामने आता है. आपने सुनी रखा होगा, मेरा सिर चक्कर खा रहा है, माई हेड इज ईटिंग सर्कल. तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है. जबकि इंग्लिश क्या होगी? माई हेड इज डिजी. तो सेंस को समझना है. सिर्फ इतना ही शॉकिंग नहीं है कि एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन नहीं हो पाई. ये जितने सेंटेंस यहाँ लिखे हैं ये सब के सब गलत हैं और ये सब के सब वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट किए गए हैं. आप इन्हें एक बार पढ़िएगा. अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस ऐसा है जो आप बोलते हैं तब तो आपके लिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं. गलतियों को जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक आप अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं. ऊपर से जो सबसे बड़ी अड़चन आती है इंग्लिश बोलने में वो यही है कि आपको पता नहीं होता, आप कंफ्यूज्ड होते हैं कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ. इस चक्कर में आप बोल नहीं पाते कॉन्फिडेंस के साथ. तो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको नॉलेज होती है, आपको पता हो कि आप सही बोल रहे हैं, तो आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलेंगे. ये हिंदी है, ये इंग्लिश है. आई एम गिविंग द एग्जाम, गलत. यू आर डूइंग अ मिस्टेक, गलत. आई एम डांसिंग ऑन अ सॉन्ग, गलत. ही स्माइल ऑन मी, आई एम लिसनिंग म्यूजिक, माई सिस्टर इज डॉक्टर, कॉल ऑन दिस नंबर, आई लुक्ड एट मी इन द मिरर. सबके सब गलत हैं. तो आपको वीडियो को तो एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सबको समझेंगे. और अगर चुटकी वाले सेंटेंस की इंग्लिश आपको जाननी है तब तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, क्योंकि आगे मैं उसको बताऊंगी. ठीक है, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ या रही हूँ. अब ये लड़की एग्ज़ाम दे रही है क्या? एक्चुअल में तो ये एग्ज़ाम को लिख रही है. ठीक है, ये दे नहीं रही है. दे कौन रहा है? दे तो ये रही हैं. ये क्या है? ये टीचर हैं, एग्जामिनर हैं. देखिए, एग्ज़ाम को आप अगर पेपर से समझ लेंगे, जो एग्ज़ाम पेपर मिलता है, तब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे. तो अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप गिविंग नहीं बोल सकते. ये जो आप देख रहे हैं ये दे कौन रहा है? ये. तो ये बोल सकते हैं आई एम गिविंग द एग्ज़ाम, एग्जामिनर इज गिविंग द एग्ज़ाम, बट द स्टूडेंट इज़ नॉट गिविंग द एग्ज़ाम. तो ये अगर इसको बोलना है कि मैं पेपर दे रही हूँ तो असल में बोलना होगा कि मैं पेपर ले रही हूँ. तो अगर आप इसको समझ लेंगे ना, पेपर, तब आप एग्ज़ाम इसको समझ लेंगे, तब आप समझ जाएंगे कि ये ले रही है. तो क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग द एग्ज़ाम. ये सही है, ये गलत है इस स्टूडेंट के लिए. उसके अलावा ये इसे करती भी है तो बोल सकते हैं आई एम डूइंग द एग्ज़ाम. और एग्ज़ाम के लिए हम जाते हैं, बैठते हैं, तो हम बोल सकते हैं आई एम सिटिंग द एग्ज़ाम. तो ये 3 वर्ब्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए. ठीक है, आई एम टेकिंग, डूइंग, सिटिंग. क्लियर? तो अब से गलती नहीं करेंगे, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना, गिविंग नहीं बोलना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तुम गलती कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे हो इसलिए आप बोल देते हैं यू आर डूइंग अ मिस्टेक, जबकि ये गलत है. सही क्या है? यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. तो क्या याद रखना है, इनकी आदत डालनी है आपको. मिस्टेक के पहले मेक, मतलब मिस्टेक के साथ मेक वर्ब का यूज होता है. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो, उसने गलती की, शी मेड अ मिस्टेक. ठीक है, तो मेक का मेड बना देंगे. तो मेक और मेड की आदत डाल लीजिए मिस्टेक के साथ. मैं गाने पर नाच रही हूँ. अब आप बोलते हैं मैं गाने पर नाच रही हूँ, तो इस पर के लिए इस पर के लिए आप बोल देते हैं आई एम डांसिंग ऑन अ सॉन्ग. लेकिन डांस कोई टेबल थोड़ी है जिसके ऊपर चढ़कर आप नाचें. अगर आप रेडियो के ऊपर भी खड़े हो जाए ना, फिर भी नाचें, तो भी आप नहीं कह सकते आई एम डांसिंग ऑन अ सॉन्ग. आप बोलेंगे आई एम डांसिंग ऑन अ रेडियो. तो गाइज, जैसे ये फ्लोर पे खड़े होकर नाच रहे हैं तो बोल सकते हैं आई एम डांसिंग ऑन द फ्लोर. ठीक है, वहाँ आप ऑन का यूज़ कीजिए. लेकिन डांस के लिए, मतलब सॉन्ग के साथ, आप यूज़ करेंगे टू. आई एम डांसिंग टू अ सॉन्ग. याद रखिएगा, आदत डालिए, आई एम डांसिंग टू अ सॉन्ग. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, वह मुझ पर मुस्कुराया। अब यहाँ भी मुझ पर मुस्कुराया तो आप बोल देते हैं he smiled on me, लेकिन कोई आपके ऊपर चढ़कर स्माइल थोड़ी करता है। आप देखते हैं कि वो आपको देखकर मुस्कुराया, ठीक है। तो जैसे जब आप किसी को देखकर हंसते हैं तो आप लाफ एट का यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ भी स्माइल एट का यूज़ होगा। ये गलत होगा और सही क्या होगा, he smiled at me, he laughed at me, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ की, इसकी आदत डालनी है। मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, यहाँ आपने देखा कोई preposition नहीं है, कहीं पर वगैरह कुछ नहीं आ रहा, तो आप बोल देते हैं आई एम लिसनिंग म्यूज़िक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ मिसिंग है, इसलिए ये गलत है। लिसन के साथ हमेशा टू आता है। आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग, आई एम लिसनिंग टू द न्यूज़, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि लिसन के साथ टू का यूज़ करना ही करना है अगर उसके बाद आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ इतना बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आई एम लिसनिंग। मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक। क्लियर। इसी तरीके से आप किसी की बात भी सुनते हैं, वह मेरी बात कभी नहीं सुनती है, शी नेवर लिसन्स मी। यहाँ भी आपने प्रेपोजिशन नहीं यूज़ किया तो ये भी गलत है। सही क्या होगा, शी नेवर लिसन्स टू मी। तो लिसन के साथ टू आएगा। इसका मतलब कि आप किसी इंसान की भी बात सुन रहे हैं तो भी आप लिसन टू यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मुझे मत देखो। अब ये लड़की मुझे देख रही है, मैं बोलूँगी मुझे मत देखो, तो क्या बोलूँगी, डोंट लुक मी। लुक मीन्स देखना होता है, कोई प्रपोजिशन दिख नहीं रहा तो आपने वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट किया। लेकिन लुक के साथ भी एट का यूज होता है, डोंट लुक एट मी। जब भी आप अपनी नजरें टिकाकर कहीं देखते हैं तो उसके लिए लुक एट का यूज होता है, ठीक है। डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो। क्लियर। अब नहीं करेंगे गलती। इस नंबर पर फ़ोन करना, जब आप किसी को देते हैं नंबर तो आप बोलते हैं इस नंबर पर फ़ोन करना है, इस नंबर पर फ़ोन करो, आप किसी से बोलते हैं तो आप बोल देते हैं इस पर के लिए यहाँ पर भी ऑन, कॉल ऑन दिस नंबर, लेकिन ये भी गलत है। सही क्या है, कॉल दिस नंबर, कॉन्टैक्ट दिस नंबर। तो यहाँ पर ऑन की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा ऑन या कोई प्रेपोजिशन कहीं पर भी डाल देते हैं और जहाँ ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में वहाँ डालते हैं, जहाँ है वहाँ नहीं डालते, है ना। तो कॉल दिस नंबर सही है आपका, ठीक है। इसके अलावा एक जगह पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि मुझे इस नंबर पर फ़ोन करना, तब आप बोलेंगे कॉल मी ऑन दिस नंबर। जब यहाँ पर मी लगा देंगे ना तब ये सही हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। मैं उससे मिला, यहाँ आप बोल देते हैं, यहाँ भी कोई प्रेपोजिशन है नहीं लेकिन आप लगा देते हैं एक्स्ट्रा, आई मेट टू हिम या आई मेट विद हिम। मीट मीन्स मिलना, ये सेकेंड फॉर्म है। लेकिन भले ही आप किसी से इस तरीके से गले मिलें, चाहे तो आप सिर्फ बात करके आ जाएं, मिलने के लिए जो मीट यूज़ होता है उस मीट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, तो ये गलत है। आई मेट हिम आप बोलेंगे, ठीक है। आई मेट हिम, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी आपको। मेरी दीदी डॉक्टर है, हर किसी के घर में कोई ना कोई काम करता है और आप बता देते हैं इसी तरीके से, जैसे ये वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, माई सिस्टर इज़ डॉक्टर, ठीक है। इसमें क्या गलत है, ये तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, ये गलत है, ये सही है। अब क्या है कि हम हिंदी में तो नहीं बोलते, हम हिंदी में सिर्फ इतना बोलते हैं कि मेरी दीदी डॉक्टर है, मेरा भाई इंस्पेक्टर है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ये रूल है कि जब आप किसी का प्रोफेशन बताते हैं तो उसके पहले ए या फिर एन का यूज़ करते हैं। तो अगर इंस्पेक्टर बोलना है तो एन यूज़ होगा, माई ब्रदर इज़ एन इंस्पेक्टर, ठीक है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है क्या तभी बोलना शुरू कर देता है? हिंदी में तो हम बोलते हैं मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में हम आई एम का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा पैदा होते ही थोड़ी ना बोल रहा है। जब भी आप बोलने लायक होते हैं उस टाइम पर तो वो पास्ट हो चुका है और जन्म तो एक ही बार मिलता है ना। तो इंग्लिश में इसका ध्यान रखा जाता है कि हम पास्ट में पैदा हुए थे तो आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली का यूज़ करना है, ठीक है, एम का नहीं। हिंदी में आप जैसे भी बोलें, इंग्लिश में वॉज, ठीक है। आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, जहाँ भी आप पैदा हुए हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये तो गलत हो गया और ये सही हो गया। अब आते हैं, जब वह आएगी तो मैं उससे बात करूँगा, ठीक है। ये महाशय अभी सोच रहे हैं कि जब वो आएगी तो मैं उससे बात करूँगा। इसकी इंग्लिश भी आप बना देते हैं, व्हेन शी विल कम आई विल टॉक टू हर। बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ भी गी है, फ्यूचर की बात है, और यहाँ भी गा है, फ्यूचर की ही बात है, और हमने ऐसे बोल दिया।
लेकिन आपको एक सीक्रेट बताऊं, इसमें फ्लुएंट स्पीकर्स भी गलती करते हैं। इसका एक रूल है कि जब भी आप दो बातें फ्यूचर की कर रहे हैं उसमें एक बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। तो ये सेंटेंस तो आपका बिल्कुल गलत है। सही क्या है? व्हेन शी कम्स आई विल टॉक टू हर, ये सही है। अब इसको कैसे समझें, आदत में डालना है इसको भी। तो आप इसको याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में व्हेन का यूज़ करेंगे ना, जिस क्लॉज में, उसको आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसके बाद दूसरी वाली बात को बनाएंगे फ्यूचर में। सो व्हेन शी कम्स आई विल टॉक टू हर, हिंदी में तो आप ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको पलट देते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसको पहले कर देते हैं आई विल को, तो भी देखिए आई विल टॉक टू हर व्हेन शी कम्स, इसमें व्हेन लगा है ना, शी वाले में, इसमें, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो इसकी आदत डालिए कि जब व्हेन बोला तो उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला, फिर उसके बाद फ्यूचर लगा दिया। क्लियर? ये भी सेंटेंस आपका सही है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं, मैंने शीशे में खुद को देखा, आई लुक्ड एट मी इन द मिरर। अब आप कहेंगे तो बिल्कुल सही है, लुक एट मैंने बताया था, तो इसमें क्या गलत हो सकता है? देखिए कितना हैरान भी हो रहा है ये चेहरे को अपने देखकर। तो अब इसकी सही इंग्लिश है आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। जब भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो खुद को ही कर रहा है कोई चीज़, मतलब खुद को ही बता रहा है, ऑब्जेक्ट भी खुद ही है, तो आप माई सेल्फ का यूज़ करेंगे। अगर ये शीशे में किसी और को देखता तो बोलता आई लुक्ड एट हिम इन द मिरर, वहाँ पे हिमसेल्फ ना आता, लेकिन यहाँ आएगा आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा। खुद ही सब्जेक्ट खुद ही ऑब्जेक्ट, तो माई सेल्फ का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ अंग्रेजी पढ़ने के लिए आया था, यहाँ आप बोल देते हैं इसके लिए के लिए फॉर, ठीक है। आई केम हियर फॉर स्टडी इंग्लिश, लेकिन ये गलत है। सही क्या है? आई केम हियर टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है। टू का भी सेंस यही निकलेगा कि पढ़ने के लिए आया था, पढ़ने के लिए। आई केम हियर टू स्टडी इंग्लिश, अगर आपको फॉर लगाना है तो यहाँ स्टडीइंग करना होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये गलत है और ये सही है। अगर स्टडीइंग बोल देंगे फॉर स्टडीइंग तो सही हो जाएगा। मेरा घर बैंक के पास है, अब कोई चीज़ किसी के पास है तो आप यूज़ करते हैं नियर का, लेकिन साथ में आप आदत के तौर पे, ठीक है, आप यूज़ कर लेते हैं नियर टू, तो ये गलत हो जाता है। माई होम इज़ नियर टू द बैंक, गलत। सही क्या है? माई होम इज़ नियर द बैंक। तो नियर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। घर में भी कोई चीज़ किसी चीज़ के पास रखी हो तो याद रखिए। अब ये कि आपको टू लगाने का बहुत ज़्यादा मन ही कर रहा हो तो आप क्लोज का यूज़ किया कीजिए। माई होम इज़ क्लोज टू द बैंक, माई होम इज़ क्लोज टू द बैंक, इसका भी मतलब सेम है। तो ये दोनों ही सेंटेंस ठीक है, क्लोज टू और नियर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं। मुझ पर एक एहसान कर दो, अब यहाँ क्या है कि यहाँ कर दो है, लेकिन यहाँ लोग गलती से इसको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट ना करके बोल देते हैं गिव मी अ फेवर, ठीक है, क्योंकि यहाँ फेवर का मतलब हेल्प से है, तो वो गिव मी हेल्प के हिसाब से इसको बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है, डू मी अ फेवर, ठीक है। तो मदद करने के लिए, यहाँ एहसान करने का मतलब मदद करने से, तो मदद करने के लिए आप डू का यूज़ करते हैं यहाँ पे, डू मी अ फेवर, फेवर के साथ स्पेशली, ठीक है। तो आपका ये गलत हो गया और ये सही हो गया, डू मी अ फेवर। जब मैं 20 साल का था तब मैं धूम्रपान करता था। When I was 20, I was smoking। यहाँ क्या गलत है भाई? ये भी गलत है। When I was 20, I was smoking। ये हम नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? When I was 20, I smoked। ये आप ध्यान दें कि ये है पास्ट कंटिन्यूस में हमने इसे बना दिया, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस हम तब यूज़ करते हैं जब हमको ये कहना हो कि कोई काम किसी समय पर जारी था। लेकिन ये जो है When I was 20, यहाँ तो कह रहा है कि मैं धूम्रपान करता था, तो ता था, ती थी, ते थे के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आएगा व्हेन आई वॉज 20 आई स्मोक्ड, या फिर आप बोल सकते हैं व्हेन आई वॉज 20 आई यूज टू स्मोक। ये भी आपने स्ट्रक्चर सुन ही रखा होगा, बट ये नहीं हो सकता, ठीक है। हम यहाँ 5 साल से रह रहे हैं, इसको हमने बता दिया वी आर लिविंग हियर फॉर 5 years, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से ट्रांसलेट किया कि रह रहे हैं तो लिविंग बना दिया, ठीक है। फॉर 5 years ये तो ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आप तब उसको यूज़ करते, चलो प्रेजेंट टाइम पर कोई काम चल रहा है तो हमने यूज़ कर लिया वी आर डूइंग समथिंग, ठीक है। लेकिन जब पास्ट में कोई काम शुरू हो और अभी भी कंटिन्यू है तब हम हैव बीन यूज़ करते हैं, वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, ये ठीक है। ये सूप ठीक से गर्म नहीं है,
दिस सूप इजंट इनफ हॉट। तो यहाँ क्या गलत है, यहाँ यही गलत है कि आप इनफ हॉट नहीं बोलते, आपको बोलना है दिस सूप इजंट हॉट इनफ, दिस सूप इजंट हॉट इनफ, दैट बॉय इजंट टॉल इनफ। तो आप किस तरीके से इसको यूज करते हैं, हॉट इनफ, टॉल इनफ, बिग इनफ, दैट बॉक्स इजंट बिग इनफ। तो बिग इनफ, हॉट इनफ, टॉल इनफ ऐसे यूज करते हैं, इनफ को हम उसके बाद रखते हैं, तो ये सही है। क्लियर गाइस। तो अब आते हैं एक चुटकी सिंदूर की कीमत पर, और इसकी सही ट्रांसलेशन जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि इवन मैं तो कहूँगी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये दीपिका तक पहुँच जाए और उसको इसकी इंग्लिश पता चल सके। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश फिर वो नहीं करेगी। तो आप ध्यान दें, अगर वर्ड फॉर वर्ड इसे ट्रांसलेट करें तो कितना फ़नी सा एक सेंटेंस बनता है। एक चुटकी सिंदूर तो बना दिया 1 पिंच, सिंदूर की इंग्लिश वर्मिलियन। अब की कीमत तो कॉस्ट या फिर प्राइस लगा दिया, फिर बोला तुम क्या जानो तो कर दिया व्हाट डू यू नो, फिर बना दिया रमेश बाबू। ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है ये समझते हैं। तो गाइज ये आप भूल जाते हैं ब्रेक डाउन रूल। जब भी सेंटेंस लंबा हो तो ब्रेक डाउन कर देना चाहिए, उन्हें तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे हिस्सों में करके समझना चाहिए। तो असल में ये सेंटेंस ये है, रमेश बाबू तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत, इस तरीके से बनेगा ये। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी, ये कोई प्रश्न नहीं है दोस्तों, ये कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ तो हम ये कह रहे हैं रमेश बाबू तुम कैसे जानोगे एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम कोई औरत थोड़ी हो, औरत तो सिंदूर लगाती है ना, तो तुम कोई औरत थोड़ी हो, तुम कैसे जानोगे। तो यहाँ पे व्हाट डू यू नो नहीं आएगा, तुम कैसे जानोगे के लिए आएगा रमेश बाबू हाउ कुड यू नो। क्या होगा, हाउ कुड यू नो, फिर कीमत के लिए द वैल्यू, एक चुटकी सिंदूर की ना, द वैल्यू ऑफ 1 पिंच ऑफ वर्मिलियन। अब समझ में आया आपको कि सेंस को समझना है। रमेश बाबू हाउ कुड यू नो द वैल्यू ऑफ 1 पिंच ऑफ वर्मिलियन। 1 की जगह आप यानी कि ए का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसका यूज कर सकते हैं, इसका। रमेश बाबू हाउ कुड यू नो द वैल्यू ऑफ अ पिंच ऑफ वर्मिलियन। ठीक है, अब आपको समझ में आया। तो बस गाइज इसको फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए कि दीपिका तक ये वीडियो तो ज़रूर से पहुंच जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, और अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस ऐसा था जो आप बोलते थे तो अब आपने उसे सुधार लिया, तो बस अब दूसरों की भी तो इम्प्रूव करनी है ना इंग्लिश, तो बस उन तक पहुंचा दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। जैसे मैम मुझे ग्रामर पर चाहिए, मैम मुझे स्पोकन इंग्लिश पे चाहिए, या फिर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है वो लिख के बता दीजिए। प्रैक्टिस करनी है वो बता दीजिए, बट लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।